जिनमें जो है कुछ मेजर वर्क्स हैं यहाँ पर जो एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये वर्क इनके फेमस। लोगों ने ब्लैंक वर्स देखा था, एक पोएम्स का एक कलेक्शन है जिसमें 7 पोएम्स इनकी आती हैं, 1798 में आती है। वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट के ईयर से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ओल्ड फैमिलियर फेसेस, ये ब्लैंक वर्स का जो कलेक्शन आता है उसका एक पोइम है जो इनका अर्ली वर्क जो है माना जाता है पब्लिश्ड। अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट 1798। जॉन वुडविल वर्स ड्रामा है ये, 1802 में आता है, जब वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट अमेरिका में पब्लिश हुआ। टेल फ्रॉम शेक्सपियर, इसमें कॉमेडीज और ट्रेजेडीज का कॉम्बिनेशन है, 20 टेल्स हैं इसमें, 1807 में आता है। वर्ड्सवर्थ का पोएम्स वॉल्यूम 2 इसी साल में आता है। द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, ये वर्ड टाइटल ही थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 1808 में आता है। स्पेसिमेन ऑफ द इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, जहाँ पे शेक्सपियर का नाम आ जाए, टाइम ऑफ शेक्सपियर है यहाँ पर, तो चीजें ध्यान दी जानी चाहिए। ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, ये ट्रेजेडीज पे स्पेशल इनका वर्क है, उनको इमिटेट करते हुए तो चीजों को ध्यान दिया जाना चाहिए। विचेस ऑफ अदर नाइट्स फेयर्स 1821 में आता है। ड्रीम चिल्ड्रन इनका बहुत मास्टर वर्क, हालांकि मास्टर वर्क तो ऐसा ने लिया है, लेकिन ड्रीम चिल्ड्रन इनका जो है रेवेलिए ड्रीम है, 1822 में आता है। काफी जो है इनका फेमस वर्क माना जाता है कि इनकी अनफुलफिल्ड डिजायर जो रही है जीवन की, वो एक सपने में जो है वो पूरी कर रहे हैं। इनकी बिलेवेड जो इनको छोड़ के गई थी उससे शादी भी कर रहे हैं, और उसके होने वाले बच्चों को भी आप सपने में देख रहे हैं, शादीशुदा जीवन सपने में बिता रहे हैं। ऐसे ऑफेलिया 1823 में आता है इनका पहली बार, ग्रेट वर्क इनका माना जाता है। और काफी दिन तक लिखने के बावजूद इनका जो लास्ट इसका पब्लिकेशन होता है 1838 में, द लास्ट एसे ऑफ एलिया, थोड़ा टाइटल का नाम चेंज करते हैं। यही जो है दो इनके वर्जन सबसे ज्यादा फेमस है। एलियाना 1867 में आता है, और चिल्ड्रन बुक, हालांकि जो ड्रीम चिल्ड्रन है ये इसी का एक हिस्सा है। ये कुछ इनके फेमस वर्क है जो कि एग्जामिनर की नजर में ये आ सकते हैं। अब बात करते हैं सबका एक एक वर्क के डिटेल स्टडी। अर्ली पब्लिकेशन में अगर हम चीजों को देखें कि जो फीचर्स सबसे पहले देख लेते हैं चार्ल्स लैम्ब के, तो उनमें जो अर्ली पब्लिकेशन में इनका जो आता है, लैम्ब्स का फर्स्ट लिटरेरी अपीयर्ड इन 1796 विद द इंक्लूडिंग 4 सॉनेट्स। इसके साथ में आते हैं इन सैमुअल टेटनर्स पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट पब्लिश्ड बाय जोसेफ गेट कैटल के द्वारा इनके एक वर्क पब्लिश किया जाता है, पोइम्स, जो कि कॉलरिज का होता है, और उसमें जिनके 4 सॉनेट आते हैं कब, 1796 में। His sonnets were heavily influenced by Robert Burns, किससे इन्फ्लुएंस थे, रॉबर्ट बर्न्स एंड विलियम वॉबेल्स, रॉबर्ट बर्न्स एंड विलियम वॉबेल्स, बट रिसीव लिटिल रिकॉग्निशन, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाए। Lamb recognized his greater talent in prose over poetry, as noted by William Wordsworth in 1815, who praised Lamb's prose skills. लैम्स की प्रोज स्किल को जो है वर्ड्सवर्थ ने प्रेज किया और कहा कि पोएट्री की अपेक्षा प्रोज अच्छा लिखते हैं। 1815 में एक कमेंट जो है वर्ड्सवर्थ ने किया था, क्योंकि इनके जो है कंटेम्प्रेरी राइटर है, तो इसलिए इनका कमेंट इम्पोर्टेंट हो सकता है। कोलैबोरेशन अगर देखा जाए तो कॉलेज के साथ में इनका अच्छा रहा है। इनके ट्रू फ्रेंड के, हालांकि इनकी सर्किल में वर्ड्सवर्थ, हेजलिट, ली हंट, ये सब रहे हैं, लेकिन इनके जो है ट्रू फ्रेंड के रूप में जो है एसटी कॉलेज देखे जाते हैं। हालांकि इनको मैड की जो उपाधि दी गई थी वो कॉलेज के द्वारा ही दी गई थी।
सच्चे दोस्त होने के बावजूद भी उन्होंने पागल बना दिया इनको। Lamb's contribution to Coleridge's second edition of the poems on the various subject 1797 include the Tomb of Douglas and A Vision of Repentance। ये दो poems इनकी जो है 1797 में आती हैं, जो सेकेंड वॉल्यूम poems का आता है poem कॉलरिज का, तो उसमें ये दोनों वर्क आते हैं। Brief statement with the Coleridge led to the exclusion of Lamb's work from any future editions। मेजर पोइट्री की बात करेंगे तो लैम्स मोस्ट फेमस पोएम्स द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, जो हमने पहले ही बात करी कि ये पहले ही वर्ष प्लेन कोर्स कलेक्शन में आता है और 1798 में पब्लिश होता है। ये जो वर्क है ये कोलैबोरेशन में रहता है चार्ल्स लियो लॉयड। हालांकि ये माना जाता है कि ये वर्क इन्हीं को डेडिकेट भी किया गया है। The poem, sentimental in tone, remains widely read today, often appears in the anthologies. Lamb's originally included the words about his mother's tragic death, but removed it in his collection work 1880। ये जो है जो वर्क था इनका काफी सेंटिमेंटल था, काफी इमोशनल था। उनकी मम्मी की जो डेथ हो गई थी, जो डेथ है इनकी सिस्टर के द्वारा ही किल कर दिया गया था, तो उसको लेकर के चीजें यहाँ पर डिपिक्ट की गई। By the end of 18th century, Lamb shifted by focus prose beginning with the novella Rosamund Grey। ये पूछा सकता है कि रोजामंड ग्रे जो है ये क्या है? Which though narrative works earned praise from contemporaries such as Percy Bysshe Shelley। कोलैबोरेशन विद मैरी लैम्ब के साथ में बहुत सारी चीजें इन्होंने वर्क लिटरेचर में काम किया है। Early 19th century, Charles Lamb and his sister Mary collaborated work William Goodwin's Juvenile Library। Their tales from Shakespeare 1807 में आता है। Remains their most successful and enduring work of Charles handling the tragedies and Mary focusing on the comedies। इसमें जो है चार्ल्स लैम्ब जो है ट्रेजेडीज को डील करते हैं। जनरली इनकी जो मेजर कॉमेडीज ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की वो डील करी गई हैं, और कॉमेडीज को जो है मैरी लैम्ब ने डील करी है। 20 स्टोरीज इसमें होती हैं, 16 मैरी लैम्ब की और 4 जो है चार्ल्स लैम्ब की होती हैं। अभी आगे डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। लैम्ब्स ऐसे ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर कंसीडर्ड एंड विद द प्रेफरेंस ऑफ देयर फिटनेस ऑफ स्टेज रिप्रेजेंटेशन। ये चीज जनरली जो है लैम्ब, हमारी ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही जी? यस सर, आ रही सर। ठीक है। Argued that Shakespeare work were best appreciated through the reading rather than performance। इनके जो है पढ़ने में ज्यादा पसंद किए जाते थे अपेक्षा परफॉर्मिंग के, जो इनके वर्क वगैरह प्लेस आते थे। This essay criticized the contemporary theatre's practice and celebrated the imaginative power of Shakespeare's language। शेक्सपियर की लैंग्वेज पर जो है क्रिटिकल चीजें इसे उन्होंने लिखी है। Contribution and to literary criticism। In 1808, Charles Lamb published the specimen of the English dramatic poet who lived about the time of Shakespeare। उस समय शेक्सपियर के कंटेम्परेरीज को इन्होंने यहाँ पर जो है डिपिक्ट किया है। डेवलपमेंट ऑफ द एसे फॉर्म। लैम्ब इज द बेस्ट नोन फॉर हिज एसेस। इन्हें जो है प्रिंस ऑफ एसे भी कहा जाता है। द एसे ऑफ इलिया 1820 which perfected his essay form। His early essay on एलिया रिटर्न ये 20 से किया गया, बाकी जो है ये आता जो है इनका 23 में है, 23 में आता है। The landlords and others, the reflectors showcased the distinguished personal style of the defeat and the contemporary romantic fascinating with nature। मतलब ये कह रहे हैं कि उस समय का जो रोमांटिक एरा था उसमें इनके एसेस काफी जो है अपना महत्वपूर्ण रखते थे, इसीलिए जो है इनको प्रिंस ऑफ एसे भी कहा जाता है। अगर रिलीजियस व्यू की बात करी जाए तो टोटल ये क्रिश्चियन फेथ पे थे, वहाँ के राइटर हैं जनरली क्रिश्चियन।
फेथ में रहते हैं। A vision of repentance and living without God word express his religious status। एक वर्क में ये सारी चीजें हमने रिपीट करी। His essay Dream Children inspired the Edward Edgars, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। Edgars the orchestral piece of the same title। जो इनका एडगर्स का वर्क आया था उनका भी ड्रीम चिल्ड्रन के नाम से ही था। वहां से जो है सोर्स लेकर के अपना वर्क लिख डाले। His most famous work include the old familiar faces, जो कि हमने पहले ही कहा ब्लैक वर्स में आता है 98 में, और ड्रीम चिल्ड्रन है इनका, जिसे रेवरी माना जाता है, जनवरी 1822 में आता है। टेल फ्रॉम शेक्सपियर और एस.ए.आर. एलियट, ये वर्क इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं फेमस है, एज ए मास्टर वर्क माने जा सकते हैं इनके। तो जो हम पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल स्टडी करेंगे, इन 4-5 जो वर्क्स हैं इनकी डिटेल स्टडी हम ज़रूर करेंगे। Lamb's literary style was the heavily influenced by 17th century authors' personal tragedies. His religious view, personal correspondence reveal his deep Christian faith। डिटेल स्टडी में जो है हम बात करेंगे, चार्ल्स लैम्ब कंट्रीब्यूटेड 7 पोएम्स टू द ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स आता है जो 1798 में, उसमें 7 पोएम्स इनकी होती हैं। कोलैबोरेटिव वर्क विद द चार्ल्स लॉयड that was published in 1798। One of the most poem in the collection was The Old Familiar Faces, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, which is the perhaps his best known verses। Some of Lamb's poem in the collection were inspired by the death of his mother and aunt। तो जो पहले के जो वर्क थे वो इनकी मम्मी और इनकी आंटी की डेथ पर से जो है मतलब वहां से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ज़्यादा प्रभावित रहे। आज एक छोटा-सा वर्क इनका देख लेते हैं, द ओल्ड फैमिलियर फेसेस बाय चार्ल्स लैम्ब। रिटन डेट इसकी जनवरी 1798। Lambs wrote the poem during the period of emotional distress, largely influenced by personal tragedies, death of his mother। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो है मदर पे कौन सा वर्क लिखा है मदर की डेथ पर, तो यही है, कौन सा है, द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, ये इनका वर्क है। उस समय जो है जो इसकी सिस्टर मैरी थी वो मेंटल असाइलम में थी और उनकी मदर की डेथ हो गई। ये काफ़ी इनका ट्रेजिक टाइम चल रहा था। पब्लिश डेट जो है वेल नोन है। ब्लैंक वर्स का कोलैबोरेटिव जो वर्क था उसमें जो है ये वर्क पब्लिश होता है। द पोएम रिफ्लेक्ट द पर्सनल लाइफ ऑफ चार्ल्स मदर्स डेथ, जान चुके हम लोग। The poem structure 9 quatrain है, 4 line stanza, following the consistent lamenting tunes। Each stanza reflect the distinct personal relationship Lamb has lost। जो उनके व्यक्तिगत रिश्ते थे, जो खो चुके थे, उन चीजों को यहाँ पर हर एक स्टेंजा में, हर एक क्वार्टर में यहाँ पर इन्होंने अलग-अलग तरीके से डिपिक्ट किया है। दिस इज इरेगुलर राइम स्कीम, यहाँ पर कोई एक रेगुलर राइम स्कीम देखने को नहीं मिलती है। हालांकि इसका मीटर भी बहुत ज्यादा फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम आयामिक पेंटामीटर मान सकते हैं। बाकी मीटर इसका कोई हर जगह राइम्ड नहीं करता है। द पोएम इज लेमेंट फॉर द रिलेशनशिप डेडिकेट टू हिज मदर, फ्रेंड्स चार्ल्स लियट एंड सैमुअल टेटलर कॉलरिज एंड लास्ट लव एंड सिमोन्स। इनकी बिलवेड थी जिन्होंने जो है इनका प्यार ठुकरा करके किसी दूसरे से इन्होंने शादी कर लिया। अब जो है ये गाना गाते फिर रहे थे, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, और लिख डाले इतना बड़ा-बड़ा वर्क, है ना? आगे कैरेक्टर्स देख लो। मदर मेंशन्ड इन द सेकंड स्टैन्जा डाइड परमानेंटली, पर ये जो है इसमें दिखाया गया है कि इनकी मदर एक कैरेक्टर के रूप में है और प्लेमेट्स हैं इसमें और कुछ कंपेनियंस दिखाए गए हैं। एक लव कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, रिफर्स टू एन सिमंस, और एक फ्रेंड है जो कि चार्ल्स लियोट को रिफर करते हैं और एसटी कॉलरिज के रूप में। सिस्टर मैरी को यहाँ पर
दिखाया गया है। फेमस लाइन ऑल ऑल आर गोइंग द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, सभी जो हमारे चहेते पुराने चेहरे थे वो सारे के सारे जा रहे हैं, मुझे छोड़ के जा रहे हैं। एक प्रकार से टोन इसकी बड़ी ही ट्रेजिक है। अगर जनरल फीचर हम एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो थीम इसकी लॉस एंड नॉस्टैल्जिया कह सकते हैं। द पोएम्स रिवॉल्व्स अराउंड लॉस ऑफ द फैमिलियर फ्रेंड्स, लव, चाइल्डहुड, लैंड्स बॉर्न, हिज डिपार्चर, दोज वंस डियर टू हिम। वो जो लोग उनके बहुत नज़दीक थे, उनका जो है इस दुनिया से चले जाना, उस पे एक प्रकार से मॉर्निंग है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। रिफ्लेक्ट लाइफ पर्सनल ट्रेजेडीज़। रिपिटेटिव स्ट्रक्चर है, ऑल चीज़ें मिल रही हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर डिस्पाइट बीइंग पास्टोरल लेमेंट, क्वाइम ट्रांसिएंट द इंडिविजुअल ग्रीफ एंड मेकिंग रिफ्लेक्ट द यूनिवर्सलिटीज ऑफ द लॉस ऑफ चेंजेस। यहाँ पर सार्वभौमिक रूप से जब लॉस की बात होती है, ये तो वास्तविकता है कि लोगों के जीवन में जो भी लोग उनके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है, उनको एक दिन इस दुनिया छोड़ के जाना होता है। ऐसी चीजें कहीं न कहीं इसमें दिखाई गई हैं। द इर्रेगुलरिटी यहाँ पर है और राइम स्कीम कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन मीटर इसका आयाम्बिक पेंटामीटर देखने को मिल सकता है। इस टोटल वर्क को अगर देख लिया जाए तो ये क्रिटिक की नज़र में का क्या ये वर्क कहता है, उसमें ए.सी. वाट सबसे फेमस कमेंटेटर रहते हैं ये। द इर्रेगुलर मीटर ऑफ द पोएम डज़ नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम इट्स इफेक्टिवनेस। द रिदम कैरीड द इमोशनल वेट फॉर द पोएम ब्यूटीफुली। मीटर की उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है बट इमोशनल की गहराई को इन्होंने प्रेज़ किया है। रॉबर्ट ग्रेव अ मैकाबर काउंट of the what now the called regressive infantile the vexations. The poem rambles without much coherence. हिजमंड लंदन का भी इसी तरह का कमेंट है। ईवी लुकास का ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। अनसरपास्ड इन द लैंग्वेज फॉर इट्स ट्रेजिक टेंडरनेस एंड द melancholy a work of tragic beauty। इस तरह से जो है हम लोगों ने इनका जो वर्क है वो देखा। कुछ क्रिटिकल इनके जो एनालिसिस है, एक यूनिवर्सल अपील इसमें दिखाई जाती है जो हर व्यक्ति के जीवन में खोते रहते हैं अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। मेलांकोलिक एटमॉस्फेयर इसमें दिखाया गया है। इमोशनल डिजायरी एंड स्ट्रक्चर चीजें दिखाई गई हैं। अगला जो वर्क है हमारा टेल फ्रॉम शेक्सपियर से, जो एक इनका काफ़ी फेमस वर्क है। तो आज के सेशन में हम लोग जो है यहीं तक रखेंगे। टेल फ्रॉम शेक्सपियर या इसके आगे के जो वर्क और बन पाएँगे, उनको हम कल के सेशन में डील करेंगे। आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू।